हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपसे बोला था 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज, उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट पेपर एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, प्लस इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा नहीं कि ये 500 जो है प्लस नहीं, ये आपका 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं ये क्वेश्चन की सीरीज जो है आपको कराता रहूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसमें मैं बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और वो भी बहुत पीछे के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 2021 और 22 के बीच में अलग अलग शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। किसी सीरीज में आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और किसी में कम भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूअस जो है ये क्वेश्चन की सीरीज जो है पर डे में कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की। और इसके साथ ही साथ जो आपके थ्योरी वाला पार्ट है उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा, उनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम और पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पूरा 10 यूनिट तो कवर करना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप जो जो टॉपिक बोलेंगे जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है उन सभी टॉपिक्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी इस सीरीज में ये जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को आपको ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करना है। और क्या करना है कि वीडियो लगे कि फास्ट चल रहा है तो आपके पास यूट्यूब में बहुत सारा विकल्प होता है, आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन को निश्चित रूप से अटेम्प्ट करिएगा। और लगे कि वीडियो फास्ट वे में जा रहा है और क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिएगा। पॉज करने का भी आपको विकल्प मिलता है और अच्छे से सोचिएगा, उसके बाद से अपना आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसको व्यवस्थित और प्रस्तुति करने पर होता है। देखिए, टीचिंग का जो है 3 लेवल होता है, आप सभी को पता है। स्मृति स्तर का होता है, बोध स्तर होता है और उसके बाद से चिंतन स्तर होता है। तो बेसिकली एक आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि अध्यापन के किस स्तर में जो है मुख्य रूप से जो है जोर विचारों और सूचना को जो है ग्राह्य करने यानी उसे अपने अंदर बिठाने का काम किया जाता है और प्रस्तुतिकरण पे पूरा जोर होता है। तो इसमें से कौन सा वो स्तर है? पहला है आपका स्मृति स्तर, दूसरा है इसमें दिया गया ऑप्शन में अवबोध स्तर, तीसरा है मनन स्तर और चौथा दिया गया यहाँ पर स्वायत्त विकास स्तर। तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करना है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैंने आपसे बोला कि 2021 से 22 के बीच में के ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत पीछे के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वहां से क्वेश्चन अब देखने को आपको नहीं मिलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति स्तर पर ही जो सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो टीचर के द्वारा बताए जाते हैं, वो छात्रों के मस्तिष्क में जो है स्टेबल या उसे बिठाने का या ग्राह्य करने पे पूरी तरीके से जोर होता है। उसमें किसी भी प्रकार का छात्र जो है प्रतिक्रिया नहीं देता कि ये चीजें क्या है, कैसे, बस इंफॉर्मेशन उसके माइंड में सेव करने का प्रयास किया जाता है स्मृति लेवल पे। उसके बाद से दूसरा जो लेवल आता है अवबोध स्तर का आता है, जिसमें छात्रों के पास कुछ ज्ञान, कुछ तथ्य होते हैं। जब वो उन वस्तु या चीजों को देखता है तो उसे बोध हो जाता है कि ये वो चीज है, ठीक है। फिर जो लास्ट इसके बाद आता है चिंतन स्तर। अब ये चिंतन करता है, नए ज्ञान का इस स्तर में सृजन कर सकता है, चीजों के बारे में अच्छे से सोच और समझ सकता है। तो ये मनन स्तर का आपका अध्यापन होता है। तो आई होप कि ये तीनों आपको क्लियर हो गया। थोड़ा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन होगा क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बाकी कोई डाउट भी होता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है, मतलब जो अध्यापन की कुछ क्षमताएं होती हैं उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं, जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया, यानी रिसर्च करने के बाद ही इन बुनियादी क्षमताओं के बारे में बताया गया है। और उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं, उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी व्यवहार अनुक्षेत्र की जो क्षमताएं हैं किसके अंतर्गत आती हैं, उनमें से आपको फाइंड करके अपना राइट आंसर जो है बताने का प्रयास करना है। इसमें पहला दिया गया है आत्म क्षमता यानी सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्फ इफिशियंसी बोलते हैं। बी है प्लानिंग यानी कि नियोजन, और सी है आपका यहाँ पर नियंत्रण की स्थिति, और डी है आपका कम्युनिकेटिंग यानी कि संप्रेषण, और ई है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नमनीयता। इन सभी में से आपको ये चुनना है
कि व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताओं के अंतर्गत कौन सी क्षमताएं आती हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है और आप वीडियो को पॉज करके समय भी ले सकते हैं और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन और संप्रेषण ये दोनों जो है व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताओं के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं। याद रखना, नियोजन यानी कि प्लानिंग, अगर क्लास आप लेने जा रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले से आपको प्लानिंग होना चाहिए। ये टॉपिक पढ़ाना, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन उठेंगे, छात्रों के जो डाउट है उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी पहले से प्री प्लान्ड होकर अगर आप क्लास में जाते हैं पढ़ाने तो आपका क्लास पूरी तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव वे में कंप्लीट होगा या सक्रिय रूप से होगा। और कम्युनिकेटिंग यानी कि संप्रेषण भी एक व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताओं के अंतर्गत आता है। यानी कि किस तरीके से आप बातचीत करते हैं छात्रों से, किस प्रकार से संप्रेषित करके सूचनाओं को वहां तक पहुंचाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण जो है क्षमता होती है अध्यापन के दौरान। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको क्लियर हो गया और आप सभी ने ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों की अत्यधिक यानी अधिक से अधिक जो है आप प्रैक्टिस करें ताकि ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके। और इस प्रश्न में जैसे कि जो कॉन्सेप्ट या जो तथ्य दिए जाते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी जाकर आप, या तो मान लीजिए 1 से 2 अधिक मिला लेते हैं आप, तो भी आप एलिमिनेशन वाला जो प्रोसेस है अपनाकर क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। तो इस मैचिंग वाले क्वेश्चन में सूची 1 में शिक्षण की विधियां दी गई हैं, सूची 2 में प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक दी गई है। तो आपको जो शिक्षण की विधियां हैं उनको प्रभावशीलता बढ़ाने वाली जो भी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसके साथ आपको मैच करना है। और मैच करने के बाद देन आपको यहाँ पर ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसी में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए सिंपली आइए हम इसे मैच करते हैं। आप भी इसे वीडियो को पॉज करके मैच करिए। सबसे पहले दिया गया यहाँ पर आमने सामने की अंतर क्रियात्मक जो शिक्षण की विधि होती है वो किसके साथ मैच हो जाएगी, तो वो जो है आपका परिचर्चा के साथ विमर्शक प्रश्न जो होते हैं, ऐसी तकनीक जो है इस शिक्षण विधि में काफी ज्यादा कारगर होंगी। यानी आमने सामने अंतर क्रिया कब होती है, जब हम परिचर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आमने सामने छात्र बैठा है, सामने शिक्षक बैठा है, तब ऐसी स्थिति में आपको परिचर्चा के साथ विमर्शक प्रश्न जो है इस्तेमाल करने चाहिए, इसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। फिर उसके बाद से दूसरा है मुक्त और दूरवर्ती जो अधिगम विधि है वो किसके साथ मैच हो जाएगी, तो वो आपका यहाँ पर मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री के अंतर्गत जो है ये आपका हो जाएगा। यानी मुक्त और दूरवर्ती यानी कि दूर बैठा कोई छात्र पढ़ रहा है तो किस तरीके से वो क्लास को अटेंड कर पाएगा, किस तरीके से इंफॉर्मेशन के बारे में वो जानकारी को समझ पाएगा। तो मुक्त और दूरवर्ती जिसमें आपके स्वयं है, मूक है, इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो है दूरस्थ शिक्षा का जो है काम किया जाता है। यानी छात्र कहीं भी विश्व के, देश के किसी भी कोने में बैठा है लेकिन इन मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि के द्वारा जो है वो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। फिर सी यहाँ पर दिया गया है आपका शिक्षण की वैयक्तिक विधि, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन पैकेज के साथ जो है आपका शिक्षण की वैयक्तिक जो विधि होती है वो मैच कर जाएगी। फिर डी है शिक्षण की ऑनलाइन विधि, तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर स्वयं मूक का प्रयोग जो है इसके साथ आपका हो जाएगा। तो अभी मैं स्वयं और मोक्ष के बारे में बता ही रहा था, तो आपको यहाँ पर विकल्प में भी दे दिया गया। ये ऑनलाइन जो है शिक्षण की विधि मतलब एक प्लेटफॉर्म है आपका स्वयं मोक्ष, इसके बारे में मैंने डिटेल में भी आपको पढ़ा रखा है और इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो डिटेल में मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। मूक, स्वयं प्रभा और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो क्या है, किस प्रकार से उस पर जो है एजुकेशन किया जाता है। तो आई होप कि आपने इस तरीके से मैच कर लिया और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अब आसानी होगी आपको राइट आंसर बताने में। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तेजी के साथ हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर इतने क्वेश्चन करा रहे हैं और वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा है। तो तेजी के साथ हम बढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका 2021 के जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था पेपर 1 में। तो सबसे पहले कथन को हम देखते हैं, इनको बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, देन तभी आप अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। ऐसे तुक्के वाला काम मत करिएगा, पहले समझिएगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है कि पेपर 1 आप कर रहे हैं या पेपर 2 कर रहे हैं, जो प्रश्न सबसे पहले आपको आ रहे हैं 100% उसका आंसर आप श्योर है बिना कंफ्यूजन के,
तो आप उन प्रश्नों को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। इस तरीके से आप समय को भी बचा पाएंगे। अन्यथा वो प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं उन पर अगर आप ज़्यादा समय खर्च करते हैं तो बाकी जो प्रश्न आते भी हैं तो वो भी आपसे छूट जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जो प्रश्न आता है उसको सबसे पहले करें, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बाद में अटेम्प्ट करें। और इस तरीके से आप बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और उम्मीद है कि स्कोर भी आप बेहतर तरीके से कर पाएं। अब देखिए यहाँ पर कथन पहले में दिया गया कि उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से दिया गया कि स्टेटमेंट्स, ये एक तरीके से वैल्यूएशन या मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है। और कथन दूसरे में दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और परिक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। अब दोनों कथन को आपको समझ लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ पर जो 4 विकल्प ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है, इसमें से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, कथन पहला और कथन दूसरा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। यानी कि आप कभी भी स्कूल में आपने पढ़ाई की होगी तो साल के अंत में भी पेपर होता है, 6 मंथ के बाद भी एग्जाम होता है। तो जो साल के अंत में एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम, तो पूरे साल के अंदर जो भी आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया, किस तरीके से आपने उसको जाना, तो ये ऊपर ज्ञान की बात की जा रही है। तो इनके परीक्षण के लिए जो है आपके उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षण को किया जाता है। बाकी आपके व्यवहारिक पक्ष आपका कैसा है, मोरल डेवलपमेंट कैसा है, इसके लिए एक अलग परीक्षण किया जाता है जिसको यहाँ पर बोला गया है वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार और गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी छात्र के जो व्यवहारिक गुण होते हैं, अगर उनका मापन करना है तो आपको वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण करना पड़ेगा या तो प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण आपको करना होगा। बाकी उपलब्धि अभिक्षमता परीक्षण जो कि साल के अंत में किया जाता है वो इस प्रकार से, यानी कि दोनों कथन आप अपने जगह पे पूरी तरीके से सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और यह भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी पूरे पेपर 1 में आपको 10 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले देखने को मिलेंगे अलग अलग यूनिट में। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले आपको वीडियो को पॉज करके अभिकथन और कारण को पढ़ना है, उसके बाद से ही आपको इन चारों विकल्पों में से अपना जवाब देना है। अभिकथन ए में दिया गया कि शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित सहायता प्रणाली का जो है निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना, इष्टतम का मतलब सबसे ऊंचा बनाना, उसको एक अलग लेवल पे ले जाना, इसकी बात की जा रही है। और कारण क्या बोला जा रहा है कि किसी भी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। अब अभिकथन कारण को आपको समझ लेना है जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है, उसके बाद से ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हर एक प्रश्न अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शब्दों का हेर फेर करके आपको ये प्रश्न देखने को परीक्षाओं में मिल जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं सभी क्वेश्चन को ईमानदारी से और अच्छे से अटेम्प्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर क्या है आपका, दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर मतलब कारण जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित जो सहायता प्रणाली, जो हेल्पिंग टूल्स जो कह सकते हैं, सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बना देता है। यानी जो तकनीक है शिक्षण में वो क्या करता है, जो अधिगम होता है उसको और भी इष्टतम और उच्च लेवल पर ले जा सकता है, जिसमें आप डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और भी कई सारे जो इंटरनेट आपका हो गया, इसके साथ ही साथ टेलीफोन, कंप्यूटर और भी कई सारे तकनीक है जिसके माध्यम से जो है अधिगम के परिणामों को आप ऊंचा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो ये तकनीक है इनका आप इस्तेमाल करते हैं तो अधिगम क्या होता है, वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। ये आप सभी को पता है और इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे।
और कारण क्या बोला जा रहा है कि किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ जो है संयुक्त किया जाना चाहिए, जो कि सही कर जा रहा है। किसी भी प्रभावी शिक्षण सहायता जो भी प्रणाली है उसको अधिगम की परिस्थिति जो है उसमें सुधार के साथ जो है संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए, तभी जो है आपको यहां पर अधिगम के परिणामों को इष्टतम बनाने में मदद मिलेगी। तो दोनों बात सही है और कारण अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और राइट आंसर आपने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से जो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से मिलेंगे, यानी शोध अभिवृत्ति के क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके 2021 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है, तो यहां पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस प्रकार के शोध में जो प्रतिभागी होता है उसके परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है। अब सबसे पहले ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है निर्जातीय शोध के बारे में, फिर उसके बाद से हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक शोध के बारे में, और उसके बाद से व्यवसायत्मक शोध है, फिर लास्ट में आपका प्रयोगात्मक शोध दिया गया है। तो इन चारों विकल्पों में से आप अपना राइट आंसर बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो शोध के रिसर्च के सोपान है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, वहां से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है आपका। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एथनोग्राफिक मेथड यानी कि निर्जातीय शोध जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए यह एक संस्कृति के अध्ययन और वर्णन की प्रक्रिया होती है जो निर्जातीय यानी एथनोग्राफिक जो शोध आपका होता है, और यह अध्ययन के तहत एक समुदाय की अतरंग छवि प्रदान करता है और शोधकर्ता उस विशिष्ट समुदाय में जा सकता है और वहां रह सकता है जहां शोध का संचालन और संस्कृति और उनके शैक्षिक प्रथाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि उनके बीच में ही रह के उनकी सारी प्रथाएं, संस्कृति और भी चीजों के बारे में जानने की बात की जा रही है, यानी पार्टिसिपेशन का। यानी जिस व्यक्ति का या कोई मान लीजिए कि ऐसी यूं कह लीजिए ट्राइब्ड है या जनजाति है जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो उनके बीच में ही जाकर रहकर घुल मिलकर उनकी क्या प्रथाएं हैं, कैसे खान पान है, क्या कुछ जो भी आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से बात की जा रही है। तो किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिक्षेप्य को प्रोत्साहित किया जाता है, तो इथनोग्राफिक मेथड यानी कि निर्जातीय शोध के अंतर्गत। ऐतिहासिक शोध आपकी ऐतिहासिक जो परिघटनाएं घटित हो चुकी है उनके परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया होगा। बहुत ही ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया घुमा फिर के निर्जातीय शोध के बारे में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से केयर करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है, यहां पर आपको बताना है। कुछ शोध की विधियां दी गई हैं और आपसे बोला जा रहा है कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध के इन सभी प्रकारों में से किसका वो स्पष्ट सरोकार है ये बताना है। विवरणात्मक विधि दिया गया है यहाँ पर, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि और व्यवसायत्मक विधि। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि और कार्योत्तर विधि। यहां पर याद रखना है कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है वो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत या इसका जो आपका स्पष्ट सरोकार है वो करती है, और कार्योत्तर विधि का स्पष्ट सरोकार करती है, याद रखना। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि के बारे में जानते हैं। तो देखिए इस शोध में चरों के हेरफेर करके जो है चरों को जो है नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण किया जाता है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है शोध का। फिर कार्योत्तर विधि जिसको इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो बोला जाता है, तो यह शोध घटना घटित होने के उपरांत प्रयोग में लाया जाता है और इसे प्रभाव कारण शोध भी कहते हैं, और इसमें संबंधात्मक कारणों का अध्ययन किया जाता है आपके एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यानी कि कार्योत्तर विधि में। तो उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका है। एक सूची में जो है आपका शोध के चरण दिए गए हैं, सूची 2 में प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक दी गई है, यानी शोध के चरण को प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक के साथ आपको मैच करना, और नीचे दिए गए कूट यानी इन चारों विकल्पों में से आपको अपना
राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, समस्या का सूत्रीकरण, यानी कि सबसे पहले समस्या का पता लगाना ही मेन काम होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं। तो समस्या का सूत्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना, आखिर ये चीज कैसे है, कैसे घटित हुई, ऐसा क्यों है, ये प्रश्न आपके मन में उठने चाहिए। फिर उसके बाद बी दिया गया है आपका परिकल्पना का निर्माण, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करना, ये आपका परिकल्पना के निर्माण के साथ मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद से सी आपका दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रति चयन प्रक्रिया का चयन, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका दूसरे के साथ यहां पर मैच हो जाएगा। एक बृहत्तर सेट से इकाइयों को लेना, यानी सैंपलिंग की बात की जा रही है। अब किसी पूरे देश पे किसी बीमारी के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी और चीजों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो पूरे देश का आप अध्ययन नहीं करते हैं, उसमें से कुछ एक बड़ा अमाउंट सैंपलिंग के रूप में आप लेते हैं और उस पर आप रिसर्च करते हैं। जो भी निष्कर्ष आपको पता चलता है, जो भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको पूरे कंट्री के लोगों को आप इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही आपका रिसर्च होता है। फिर उसके बाद से डी दिया गया है आंकड़ों का विश्लेषण, ये किसके साथ मैच होगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। आंकड़ों का शारीरिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण ही आंकड़ों का विश्लेषण होता है, यानी कि जो भी डेटा आपने प्राप्त किया रिसर्च के दौरान, उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखकर जो शोध के आपके बाकी चरण है पूरा कंप्लीट, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जो शोध के आपके स्टेप बाय स्टेप सोपान होते हैं। उम्मीद है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना होगा और यहाँ पे 4 विकल्प में से आपको राइट आंसर देना है। तो कथन पहले में दिया गया, एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता है। कथन दूसरा दिया गया है कि शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोध के लिए अनिवार्य है। तो उपरोक्त कथन का अवलोकन करिए, देन उसके बाद से नीचे दिए गए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका पूरी तरीके से गलत है, लेकिन कथन दूसरा आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब पहले कथन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता, ऐसा नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए थीसिस या शोध पत्र या अन्य शोध लेखन के संदर्भ हेतु 3 प्रमुख प्रकार की संदर्भित जो शैली या स्टाइल होती है उसका प्रयोग किया जाता है, जो प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। ये 3 स्टाइल आपके एपीए होता है और एमएलए होता है और इसके बाद से सीएमएस होता है। तो ये 3 स्टाइल्स होते हैं। तो जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, इसलिए गलत है। शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोध के लिए अनिवार्य, सही बात है। यहां पर आपको याद रखना है, देखिए याद रखना है कि शोध आचार संहिता अनुसंधान नैतिक निर्देशों का समूह है जो हमें इस बात का मार्गदर्शन करता है कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार शोध किया जाए। ये आचार संहिता सभी शोध कार्यों के लिए अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए होता है और दूसरे के लिए नहीं होता है। तो इसलिए कथन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और पहला गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये कथन और आपका कारण वाला क्वेश्चन है। अभी कथन में दिया गया किसी शोध परिकल्पना H1 का जो है निराकरणीय परिकल्पना H0 की सहायता से परीक्षण किया जाना चाहिए। कारण दिया गया है शोध परिकल्पना H1 की तर्क संगति की अभिपुष्टि सीधे रूप में नहीं किया जा सकता। अब देखिए नीचे दिए गए कथन में से जो है आपको अपना राइट आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है मूल्यांकन से बाहर रखा गया था, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था, कॉमन नंबर मिले होंगे सभी छात्रों को। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन एनटीए ने इसको मतलब इसका मूल्यांकन ही नहीं किया था, इसका आंसर ही नहीं डिक्लेयर किया था। तो आपको अगर लगता है कोई भी विकल्प आपका सही आंसर बन सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए शामिल किया कि ये 2021 में ही पूछा गया था और इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था। तो आप इसका अगर राइट आंसर समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी मैं इस क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो में लेकर इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा।
ताकि यहाँ पे समय को हम बचाएं ताकि अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाती है। ये कम्युनिकेशन वाला जो आपका यूनिट है यानी संप्रेषण, उससे संबंधित ये प्रश्न आपका है। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी को, बी ऑप्शन है 30 मई को, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 15 नवंबर। इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। सही बात यह है कि इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी एनटीए के द्वारा मूल्यांकन से बाहर रखा गया था। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 नवंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को यहाँ पर मनाती है, याद रखना है। जबकि इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प 16 नवंबर का नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने लिया था जब पूरे डिटेल में मैंने आपको कराया था, इसके संबंधित सारे डिटेल्स को मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। कुछ प्रश्न मैं लेता था 5 से 6 प्रश्न, और उनको पूरा डिटेल में उनके जो भी पॉइंट्स होते थे वो मैं क्लियर करता था। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाती है, और इसके मतलब स्थापना के बारे में मैंने बताया था। बहुत कुछ डिटेल आपको बताया था। उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर राइट आंसर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16 नवंबर याद रखना है, दोबारा से पूछे तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह लोगो यानी कि लेट ट्रूथ प्रिवेल जो है यहाँ पर था, ये आपको बताना है। प्रिवेल, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका दी स्टेट्समैन, यहाँ पर दिया गया स्टेट्समैन, और फिर बी है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, सी है यहाँ पर द ट्रिब्यून, और फिर उसके बाद से द हिंदू यहाँ पर दिया गया है। तो किस समाचार पत्र का जो है प्रतीक चिन्ह जो है लेट्स ट्रूथ प्रिवेल था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइम्स ऑफ इंडिया। जो समाचार पत्र है उसका प्रतीक चिन्ह जो है लेट्स ट्रूथ प्रिवेल था, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। देखिए इस समाचार पत्र की जो स्थापना है 1838 में जो है पश्चिमी भारत के ब्रिटिश निवासियों की सेवा के लिए जो है की गई थी, और प्रारंभ में यानी कि शुरुआती समय में जो है साप्ताहिक रूप से 2 बार जो है ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था, और 1851 में दैनिक बन गया, यानी कि रेगुलर बेसिस पे ये समाचार पत्र जो है आपका प्रकाशित होने लगा। और उसके बाद से यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस अब तक ये चला आ रहा है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर क्वेश्चन का बताया होगा कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिकथन और कारण वाला, क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए कथन, अभिकथन और कारण को आपको पढ़ना है। उसके बाद से नीचे दिए गए 4 विकल्प में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। अभिकथन में दिया गया है कि अधिक प्रसारण ब्रॉडकास्ट यानी अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशील और लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। कारण आर दिया गया है कि इंटरनेट प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट मीडिया पर तेजहीन होने की ओर प्रवृत्त हो रही है। अब नीचे दिए गए इन 4 विकल्प में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। वैसे ही क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जो डिटेल वाली मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता था। तो उम्मीद है कि आपको राइट आंसर पता होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। अब देखिए अधिक प्रसारण अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशील और लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। जो ब्रॉडकास्ट आपके चलते हैं, सीरियल है, टीवी की बात बेसिकली की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके डिटेल्स को मैं क्लियर करता हूँ कि अभिकथन आपका सत्य है, क्योंकि अधिक प्रसारण अधिक शक्तिशाली एवं लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव आपका घट रहा है। नई मीडिया के अंतर्गत आपके ओटीटी चैनल्स आते हैं, जिसमें इंटरनेट चैनल है, शॉर्ट वीडियो आदि और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। इसलिए अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है, और अभिकथन की सही व्याख्या आपका यहाँ पर इंटरनेट प्रसारण मीडिया पर तेजहीन होने की और प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से अभिकथन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में तो आपको पता है, क्यों करंट टाइम में ये सारी चीजें चल रही हैं। टीवी अब बहुत कम लोग देखते हैं, ओटीटी के माध्यम से जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल, इंटरनेट, जहाँ पे ढेर सारे कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता पॉल लजर्सफील्ड किस प्रकार से एक प्रारंभिक चिंतक व शोधकर्ता साबित हुए थे। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गया उनके संदर्भ में, और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है।
पहला जो स्टेटमेंट है कि सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ जो है प्रशिक्षण देने के लिए, अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए, यह धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है। अब इनमें से कौन सा जो है आपके ये पॉल लजर्सफील्ड है, इनके संदर्भ में जो है शोध के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सही होगा, वो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए जो है शोधकर्ता पॉल लजर्सफील्ड जो है यहां पर जाने जाते हैं, प्रारंभिक चिंतक व शोधकर्ता साबित आपके हुए हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। पूरे क्वेश्चन में कुछ शब्द होंगे जो मेन होते हैं, जो आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करते हैं, बताते हैं, वो आपको समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। देन उसके बाद से आप राइट आंसर इजीली कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, नीचे दी गई सूची में संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित किया गया है और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं में से यहाँ पर कुछ दिए गए कौन से सही हैं वो आपको बताना है। पहला शोरगुल दिया गया, दृश्यता दिया गया, पूर्वाग्रह दिया गया और रुचि दिया गया और यहाँ पर ये दिया गया ध्यान का न होना। तो नीचे ये जो चार विकल्प हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डी और ई, पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान का न होना, ये संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित करते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब कोई ऐसे विचार जो पुराने मतलब पीछे से लेकर आ रहा है कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो उसकी संप्रेषण की मानसिक जो बाधाएं हैं उनको उत्पन्न करेगा। अरुचि, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, तब भी आप जो है अच्छे तरीके से किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ध्यान का न होना मतलब जहां पर आप बातचीत कर रहे हैं वहां से ध्यान कहीं और है, तो भी ये जो है संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा और भी हैं जैसे पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान का न होना, नकारात्मक ग्रहणशीलता, भावनात्मकता, ये सभी संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको समझना है, कुछ भी डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं है। संप्रेषण का मतलब बातचीत के दौरान पे ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं जो दिक्कत पैदा करती हैं। तो पूर्वाग्रह है, पुरानी बातें अगर आप याद कर रहे हैं तो भी आपका संप्रेषण प्रभावित होगा। रुचि, ध्यान का न होना। सॉरी दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो प्रश्न हैं हम नेक्स्ट जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें आज देखेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, मुझे किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना है ट्रीटमेंट के लिए, जिसके वजह से आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि लेट हो जाएगा। टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 10:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, हॉस्पिटल ओपन हो चुका है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। नंबर लगाना पड़ता है, आपको पता है, जिसमें नंबर लगाना, फिर पर्ची कटाना और इसके बाद से फिर ट्रीटमेंट में जो समय आपका लगेगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके साथ ही साथ जो 10 यूनिट्स आपका है, उन 10 यूनिट्स में किन किन टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, उन टॉपिक को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उन टॉपिक पर मैं एक अच्छा कंटेंट जो है पिक्चर और इमेज और डायग्राम के माध्यम से जो है आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो लेकिन कमेंट बॉक्स में जब आप मुझे टाइप करके बताएंगे कि सर ये टॉपिक आपको कराना है, तब जो है मैं उस पर कंटेंट बनाने का काम करूंगा। बाकी इन प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, यानी कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सेशन कैसा रहा, बाकी की छोड़ दीजिए कि मैं आगे क्वेश्चन करा पाया नहीं कराया, लेकिन अब तक का ये सेशन कैसा रहा इस वीडियो में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर, ताकि और भी दोस्त इसका लाभ उठा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।